जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। जम्मू कश्मीर असेंबली का ऑटम सेशन 9 दिनों तक कामयाबी से चलने के बाद आज फाइनली खत्म हुआ। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। एक आध मामले को छोड़ करके जम्मू कश्मीर असेंबली की पूरी कार्रवाई बेहद कामयाब बताई गई और ऐवान की कार्रवाई मामूल के मुताबिक चलती रही। सभी लिस्टेड बिजनेस पर तफसीली और शफाफियत के साथ तशफ़ी बख्श चर्चा हुई और इस सिमत में इस सेशन में सरकार की तरफ से 5 बिल भी मंजूर किए गए। 2 प्राइवेट मेंबर बिल रेजोल्यूशंस पर भी चर्चा हुई और सेशन के दौरान कुल 41 प्राइवेट मेंबर बिल पर बातचीत हुई। इसके अलावा सिर्फ 8 प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा हो पाई। सेशन के दौरान ऐवान में सरकार की यकीन दहानी के बाद कुछ बिल वापस ले लिए गए, जबकि कुछ प्राइवेट बिल को सौती वोट के जरिए रिजेक्ट कर दिया गया। खास बात यह रही कि असेंबली की कार्रवाई पुरअमन तरीके से चली और ज़्यादातर मामले पुरअमन तरीके से चर्चा का विषय रहा। इस दौरान सिर्फ एक बार अपोजिशन ने असेंबली से वॉकआउट किया। असेंबली के अख्ताम पर बीजेपी ने सेशन की तारीफ की और कहा कि ओवरऑल ऑटम सेशन कामयाब रहा। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई असेंबली का ऑटम सेशन कामयाबी से चला? 9 दिनों के इस असेंबली सेशन के अंदर जितने भी मामले रहे उसमें चाहे वो 41 बिल या रेजोल्यूशन पेश करने की बात हो या फिर दूसरे सारे मामले, अवाम के मुद्दे कितना हल हुए अवाम इस बात से जानती है। और अगर अवामी मुद्दों की बात करें, बिजली पे बात हो नहीं पाई, बिजली पानी पे कोई बात नहीं हो पाई। उसके अलावा सड़क योजना के बारे में सरकार बात करने से बचती नजर आई। फ्लड से सबसे ज़्यादा परेशानी थी, वो चीज़ें ज़ेर गौर नहीं रहा। और इसके अलावा फ्लड के बाद जो राहत की चीज़ें होती है वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इवन लैंड और प्रोटेक्शन के हवाले से, बुलडोज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश की गई, वो भी इसमें चर्चा का विषय नहीं रहा। तो कहने के लिए ये ज़रूर कि कामयाब रहा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो छोड़ दी गई। मैं आपको बताऊंगा मुख्तसर कि हमने क्या बिजनेस किया इन चंद दिनों में। यहाँ पर टोटल क्वेश्चन रिसीव्ड 732। सितार क्वेश्चन इसमें थे 394, अनसितार थे 338। एडमिट जो हमने किए क्वेश्चन वो 682 थे। डिसअलाउ जो के वो 47 थे। विड्रा कोई नहीं हुआ सवाल। टोटल क्वेश्चंस टेकन अप तो यहाँ पर उठे, इसका जवाब मिनिस्टर्स ने दिया और अपने सप्लीमेंट्री पूछे वो 29 थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो उठाए गए वो 73 थे। क्वेश्चंस नॉट लिस्टेड 3 सिर्फ। Issues raised during 0 over 97 issues, unprecedented. इतना टाइम 0 ओवर का ऑनरेबल मेंबरान ने कभी नहीं दिया। मैं आपको मुबारकबाद दिलाना चाहता हूँ। दूसरे तरीके आपके थे नहीं अवेलेबल, लेकिन आपने एक रास्ता निकाला जिसके जरिए आपने अपने इलाकों के मसाइल यहाँ पर उठाने की कोशिश की। हमने भी पेशेंस दिखाया, बड़ी लंबी तकरीर सुनना पड़ी, लेकिन मुझे इस बात का एहसास था कि सेशन मुख्तसर है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बातें आवाम के बारे में करना चाहते हैं, तो हमने भी फराग दिली का इसको सबूत दिया। इंशाल्लाह इस सिस्टम को आगे हम और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। टोटल बिल, गवर्नमेंट बिल्स, टोटल बिल्स रिसीव्ड 5, इंट्रोड्यूशन 5, bill is passed by the House 5. Total private members bill received during this session 13. Previous pending private members bills 33. Listed in this session 41. Private members bills taken up 8. जो रह गई है वो दूसरे सेशन में हम उठाएंगे, वो लैप्स नहीं होगी।
रातर साहब तो कह रहे हैं कि सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से चला, लेकिन जम्मू कश्मीर असम्बली के अख्ताम पर लीडरान ने अपने अपने रद्दमल का इजहार किया है। ओवरऑल इस सेशन को कामयाब करार दिया है और असम्बली के अख्ताम पजीर पर लीडरान ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ कमियां या क्या कुछ अच्छाइयां बयान की है, आपको सुनाते हैं। एज कस्टोडियन ऑफ दिस हाउस, जिस तरह आपने इस ऐवान की इज्जत बढ़ाने की कोशिश की, उसकी हम सराहना करते हैं। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किए बगैर नहीं रह सकता। तमाम तर मसरूफियात के बावजूद कुछ एजेंसीज होती हैं, कभी कॉल फ्रॉम दिल्ली, कभी कोई ऐसा हादसा जहां असेंबली को सरफ नजर किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने एक बैलेंस रखा, अपने काम को बाहर भी निभाया और यहाँ भी मौजूद रहे, जिससे इस ऐवान की इज्जत भी बढ़ी और हमारा हौसला भी बढ़ा। बहुत खुश असलूबी से आपने हाउस की रहनुमाई की और सिर्फ इतना ही एतराज़ रहा मेरा या गुजारिश रही मेरी कि बहुत कम वक्फे का सेशन रहा। काफ़ी सवालात हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम बात करें, जवाब मिले, उनकी तसल्ली हो या उनके गिले शिकू में कमी हो, बढ़ावा हो, लेकिन बात सुने इस हाउस की। कम रहा सेशन, आइंदा के लिए मेरी गुजारिश रहेगी मैक्सिमम, ये ज़रूरी नहीं है 1 बजे तक, शाम तक भी पार्लियामेंट चलती है, वह कांट वी एक्सटेंड इट। ये आने वाले वक्त में सोचा जाना चाहिए। कुछ ठीक है यार, डिबेट में, डिस्कशन में, लेकिन थोड़ा सा प्यार और मोहब्बत की गुंजाइश भी रखा करो। गुजारिश है, गुजारिश और कुछ नहीं, बस नहीं, ये हम सब के लिए ज़रूरी है। बिकॉज जम्मू मेरा है, कश्मीर आपका है, हम सबका है, तो एक साथ मिलकर इस दिशा में हमें जाना होगा। यही आवाज़ यहाँ से जानी चाहिए। और इशू यहाँ डिस्कस हुआ, मेरे ख्याल में ऐसा कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं था जो ऑडिबल मेंबर्स ने, हमारे मेंबर्स ने अपने इलाके के मसाइल और कॉलिंग अटेंशन के ज़रिए, जीरो आवर के ज़रिए और क्वेश्चन के ज़रिए, और जब भी मौका मिला ऑडिबल मेंबर्स का, इन्होंने यहाँ उठाया, जो जिन लोगों ने इनको भेजा यहाँ पे। थोड़ी मती नौका जोक होती है और हमें एक सीखने का मौका मिलना चाहिए कि हमें रूल्स के मुताबिक ही इस हाउस को जो चलाने की आपके पास हथियारात हैं उसका हम पालन करें, तभी जाके जो है सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। कुछ बातें कड़वी हुई और उसके बाद बात ठीक भी होगी और हमें यकदम किसी इश्यूज पे उलझ नहीं जाना चाहिए और जिसके मुताबिक तकरार हो जाता है। और एमएलएस को भी चाहिए कि हम वही बात करें जो किसी के दिल को ठेस ना लगे, कोई हिंदू या मुसलमान की बात ना, हम सब बराबर हैं। आपका मजहब आपको मुबारक, मेरा मजहब मुझे मुबारक, लेकिन किसी के ऊपर हमला करना नहीं होना चाहिए, वो अच्छी बात नहीं। हम कोई ये नहीं होते कि किसी को सर्टिफिकेट देने वाले। सवाल इस बात का है कि इन लोगों ने, ये देशभक्त हैं, इसमें कोई शक नहीं किसी के ऊपर किया जा सकता। इंस्टीट्यूशन बहुत कमज़ोर है, तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आपने कोशिश की हाउस को चलाने की, कंडक्ट करने की, जबकि बहुत डिफरेंसेस भी है, डिविजन्स भी है, हर आवाज़ को आपने अकोमोडेट करने की कोशिश की, उसके लिए हम सभी शुक्रगुजार हैं। और खासकर आपके साथ में हम लोग काफ़ी उनको चेंज भी करते हैं, रात के 10-12 बजे तक। सारा जो असेंबली सेक्रेटरीट है, स्टाफ है, उन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। और यही है, जैसे हर लीडर साहिबान ने यहाँ पे बोला कि ये एक ऐसा वक्त है सर जब हमारे इंस्टीट्यूशन कमज़ोर है, लेकिन इसी वक्त शायद ज़्यादा आवाज़ों की ज़रूरत है। और यही हमारे पास एक लास्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो लोग हमें वोट करते हैं, चुन लेते हैं, उनको भी ये लगता है कि अगर सुनवाई ना हो, कम से कम उन्हें ये लगता है कि हमने एक एफर्ट लगाया। तो शुक्रिया सर जो आपने हमें सभी लोगों को अकोमोडेट किया। आपका ऑनरेबल मेंबर्स को भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और सबसे ज़्यादा आपका शुक्रिया जिस पेशेंस से, जिस तरीके से आपने हाउस को चलाया, उसके लिए आप बाकी मुबारकबाद के हकदार हैं। शुक्रिया।
इसके साथ ही मैं आपका फिर एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात से, हकीकतन खुश हूँ। यहाँ तक मेंबरान का ताल्लुक है, हर एक की ये कोशिश है, हर एक की यहाँ पर कि वो अपने इलाके के मसाले यहाँ पर देखें, बहुत बड़ी बात है। मैंने इस हाउस को देखा काफी देर से, 77 से इस तरह से मेंबरान जो ख्वाहिश रखते हैं कि आवाम के मसाल जिन्होंने उनको चुना है कि वो मसाइल यहाँ पर पेश हों, ये मैंने पहली बार देखा। अनप्रेसिडेंटेड है। हर एक मेंबर को मैंने देखा कि वो चाहता है कि उसको टाइम मिले कि वो अपनी बात करे। इंशाल्लाह टाइम मिलने वाला आपको, बजट सेशन आएगा, हम कोशिश करेंगे कि आपको भरपूर टाइम और बेहतरीन तरीके से आप लोगों की नुमाइंदगी करें, चाहे यहाँ से हो या यहाँ से। मैंने पहले ही दिन आपको कहा है, मेरे लिए आप सब लोग बराबर हैं, तो कोई फर्क नहीं करूँ। तो फिलहाल फाइनली एंड अगर अच्छा हुआ तो सब कुछ अच्छा हुआ। अगर आप ये कह सकते हैं या मानते हैं तो आप ये मान के चलिए कि असेंबली का सेशन 9 दिनों के बाद बेहतरीन अंदाज में एंड हुआ। लेकिन अगर आप ये भी मानते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमें बहुत ही सोच समझ करके गौर करके ख़ासतौर पे अपोजिशन और सरकार एक प्लेटफॉर्म पे आकर के काम करना चाहिए, तो लगेगा आपको कि यकीनन अभी भी बहुत कुछ है जिसे हमें बदलने की ज़रूरत है। आकाश वर्मा साहब JKNC से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साहिल बशीर साहब BJP से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जनाब सुहेल काज़मी साहब पॉलिटिकल एक्सपर्ट एंड सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। तीनों पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं मैं आज के खास इस मौके पर। सीधा मैं साहिल बशीर साहब आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें इस सेशन के दौरान हुई थी जो चर्चा का विषय भी रहा और डिबेट का भी। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा क्या कुछ लग रहा है आपको कि इस मर्तबा कम और छोटा सा ऑटम सेशन बेहतर अंदाज में हुआ या नहीं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ऐवान का जो मंशूर है और जिस चीज़ के लिए वो रखा गया है बखूबी, चाहे हुकूमत वाले हों या अपोजिशन वाले हों, उन्होंने हर किसी ने अपनी अपनी बात रखी। जिसके सवालात थे और जो उनके जवाबात आए, बहरहाल वो पब्लिक के डोमेन में है तो पब्लिक उसका फैसला करेगी कितना सच है और कितना झूठ है। तो मैं समझता हूँ ओवरऑल जो हमारी रीत है और हेल टू डेमोक्रेसी, और यही एक अच्छी बात है कि चाहे आप एक दूसरे की आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, चाहे आप एक दूसरे के काम करने के तरीके के खिलाफ हो, लेकिन एक ही हाउस में, एक ही सदन में, एक ही जगह पे, एक ही फ्लोर पे आप लोग एक दूसरे की बात रखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जिससे मैं समझता हूं कि पब्लिक को भी एक राहत मिलती है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम तर चीज़ों में जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा आपने कही कि क्या वाकई इसके अंदर सच हो या झूठ हो, आइडियोलॉजी से परे, लेकिन क्या वाकई सच और झूठ के लिबादे में हम झूठ को नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि वो चीज़ें सच नहीं होती है। आकाश वर्मा साहब, जो चीज़ें हुई इस सेशन के दौरान, हमें पता चला कि कौन देशभक्त है, कौन नहीं है। हमें यह भी पता चला कि जो अवामी मुद्दे हैं वो उस पर बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये भी पता चला कि राठौर साहब पक्षपात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें पता चली इस मरतबा के सेशन में। आपके नज़दीक कैसा रहा इस मरतबा? सबसे पहले तो शुक्रिया और मैं अपने को पैनलिस्ट को भी आदाब और नमस्कार कहता हूं। नमस्कार। देखिए, ये जो सत्र हमने देखा असेंबली का, तो सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद की बात है कि पिछले 1 साल से जो लोगों की आवाज़ है वो उस प्लेटफॉर्म तक पहुंच रही है। जो पिछले 10 साल की जो कमी थी वो मुझे लगता है कि आज पूरी हो रही है कि लोगों की जो मिसाइल हैं या जो मसले हैं वो उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहे हैं जहां पर उनको हल किया जा सकता है। लेकिन जब हम नज़र घुमाकर देखते हैं कि कौन लोग हैं जिन्होंने मैंडेट हासिल किया, कौन लोग हैं जिन्होंने वादे किए और अब वो वहां पर उस ऐवान में जाकर क्या डिलीवर कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा इस सत्र का, वो देख के बड़ा अफसोस हुआ कि जम्मू से एक ब्रूट मैंडेट लेने के बाद आज जम्मू की जो हालत है, जहां पर बेसिक जो नेसेसिटीज हैं लोगों की, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो हेल्थ हो या एजुकेशन हो, उसके ऊपर कोई एक्टिविटी होती हुई नजर नहीं आई। ऑन द कॉन्ट्रेरी, जो सदन था उसमें सिर्फ एक रीजन के नाम पे पॉलिटिक्स की गई, रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स की गई,
और सियासी जो एक स्तर है, जो पॉलिटिक्स का एक स्तर होता है, उसको इतना लो लेवल पर ले आने का काम किया, तो जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। अगर मैं बात करूं तो इन्होंने सिर्फ मसला उठाया फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं, तो मैं आपके माध्यम से इनको पूछना चाहता हूं कि फ्लड जब आए, सबसे पहले तो जब आए और जो नुकसान हुआ उसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी वो एलजी साहब की बनती थी, और ये जो आईएएस और आईपीएस का कैडर है उसके कंट्रोल में सारा रहता था, चाहे वो चिशोती की यात्रा हो, चाहे वो श्री माता वैष्णो देवी लैंडस्लाइड से जुड़े हुए किस्से हों। तो इसमें अगर रिलीफ की मैं बात करूं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और हमारे जो कायद हैं, हमारे लीडर ऑनरेबल उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर हैं जो जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने पर्सनली जाके हर एक इलाका विजिट किया, लोगों को कंपनसेशन भी दी, और आज भी जब लोग अपने घरों से बेघर हो गए, सड़कों पर आ गए, तो लोगों को कहीं ना कहीं रिलीफ, जो इमीडिएट रिलीफ पहुंचाने का काम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। लेकिन जहां तक सवाल है सेंटर का, क्योंकि तबाही तो जम्मू में हुई थी और जम्मू को उम्मीद भी बहुत थी भारतीय जनता पार्टी से और मरकज की हुकूमत से, क्योंकि अगर मैं याद दिलवाऊं, जब कश्मीर में बाढ़ आई तो एक 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन इस बार जब जम्मू में बाढ़ आई तो एक नया पैसा नहीं। तो आखिरकार ये जम्मू के लोग जो हैं ये पूछना चाहते हैं कि एक इतना बड़ा और ऐतिहासिक मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को देने के बाद उनको हासिल क्या हुआ। आज अगर जमीनों की मैं बात करूं, जिनकी जमीनें चलेगी, तो उसमें हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक फैसला लिया है कि हम 5-5 मरला जमीन सबको देंगे, और उसका जो एक्सरसाइज है, जो उसका प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े क्लेम करती है, उन्होंने इस मुद्दे पे क्या किया। जहां तक मैं इनकी एक ऑनरेबल एमएलए हमारी बहन है, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट वहां पर जारी किया जिसकी वजह से एक अफरा तफरी का माहौल वहां पैदा हुआ। इन्होंने कहा कि हिंदू जो हैं वो राष्ट्रवादी होते हैं, इसलिए उनका काम नहीं किया जा रहा। लेकिन मैं इनको ये बताऊं कि क्या मुसलमान राष्ट्रवादी नहीं हो सकता? क्या सिख कम्युनिटी के लोग राष्ट्रवादी नहीं हो सकते? तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा जो है ये स्टार्टिंग से रहा कि लोगों को रीजन और रिलीजन के नाम पे डिवाइड करना। तो बाकी जो अगर मैं उस ऐवान की बात करूं, उस जो स्तर इन लोगों ने वहां पर गिरा दिया, जिस असेंबली जहां पर हमारे ये चुने हुए लोग बैठते हैं, उसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जूते समेत उन टेबलों पर चढ़ते हैं जहां पर संविधान पड़ा होता है और जहां पर ठीक है वो रिकॉर्ड सबका रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही है। खैर, मैं इस चीज का जवाब जरूर लूंगा भट्ट साहब से, लेकिन मैं पहले सीनियर जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट सोहेल काज़मी साहब आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूं। क्या वाकई ऐसा लग रहा है इस मरतबा, जितना सभी के सभी मेंबरान और स्पीकर साहब ने भी कहा, रातर साहब ने, कि सब कुछ चंगा है, इस मरतबा बहुत अच्छा रहा, बहुत ही सबने तारीफ की और बहुत मजा भी आया। लास्ट में ये सुनकर के तो अच्छा लगा, लेकिन वाकई क्या अच्छा रहा सब कुछ आपकी नजर से? आपने बहुत दिनों तक कवर भी किया इसे। देखिए सर, जिस तरह की सरकार 1 साल से चल रही है और जिस तरह के सेशंस पहले हुए, उनमें तो बिल्कुल 0% भी काम नहीं हुआ। और इस सेशन से बहुत सी उम्मीदें थी, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने से पहले दरबार मूव की अनाउंसमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कर दी। मुझे लगता है एक लॉन्ग पेंडिंग इशू था जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जो यहाँ की सरकार है, यहाँ की जो खूबसूरती रही है जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू और कश्मीर को एक साथ बांध के चलने में, एक साथ गवर्नेंस के माध्यम से, एक साथ दरबार मूव, रोटेशनल दरबार मूव जो यहाँ हुआ करते थे सदियों से, वो उसको देखते हुए वो रवायत जो थी वो चलती रही। 4-5 साल से बंद हो गया था, तो पहले तो वो उसकी मुबारकबाद। दूसरी ये था कि उम्मीदें बहुत थी कि ये सेशन थोड़ा सा काम क्वाइट चलेगा, क्योंकि 1 साल से लोगों, देखिए सेशंस होते क्या हैं? सेशंस होते हैं पीपल सेंट्रिक, कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक या ओवरऑल यूनियन जो टेरिटरी सेंट्रिक। वो इश्यूज उठे, लोग उसकी बड़ी उम्मीदों से सेशंस का वेट करते हैं कि उनके मुद्दे जो हैं उन पे चर्चा हो, और वहीं से इमीडिएट डायरेक्शंस मिलती हैं कमिश्नर सेक्रेटरीज को, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुलिस को, जहां जहां भी कहीं मिसयूज हुआ है, जहां जहां भी जिन चीजों की जरूरत है, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए कुछ ग्रांट्स मांगी जाती है, तो ये सेक्शन जो है उन चीजों पे आधारित रहता है। और चलिए, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हमेशा ऑनरेबल स्पीकर रहा है और रहीम रातर साहब है,
बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े दिग्गज नेता हैं जम्मू कश्मीर के। 6-7 बार वो जीते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे और बड़ी कैपेसिटीज में J&K को सर्व कर चुके हैं, चाहे वो फारूक साहब की सरकार थी, चाहे उमर साहब की सरकार थी। तो उनका एक लंबा चौड़ा अपना जो है एक्सपीरियंस है टू रन द हाउस। और जब कस्टोडियन ऑफ द असेंबली कहते हैं कि सब चंगा रहा, तो इट मीन्स चंगा ही रहा होगा। लेकिन उम्मीदें इससे भी ज्यादा थी कि अब 4 बिल्स की बात करते हैं जो पास हुए या 5 बिल्स पास हुए, तो होता ये था जब भी असेंबली सेशन लगते थे तो बिलों की भरमार होती थी और बिल पे बिल जो है दोनों बेंचेस, अपोजिशन हो या रूलिंग एलीट हो, दोनों में सर्व सहमति बन के लोगों के जनहित में वो बिल्स जो है वो पास होते थे और उन पे प्रॉम्प्ट एक्शन जो है स्टेट मशीनरी जो है उसकी शुरुआत कर देती थी। और उसका फायदा हर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हर लोगों को जो भी जिस तबके से बिलोंग करते थे उनको होता था। और कहीं ना कहीं जहां कोई गलत चीजें हो जाती थी तो उन पे नकेल भी कसने का काम जो है असेंबली सेशंस के उन फरमानों का होता है और होता रहेगा कि वो इमीडिएट जो है उनके रिड्रेसल्स होते थे। तो चलिए शुक्र कीजिए कि हो गया, अच्छा हो गया। कुछ चीजें जो ज़ेरे बहस रही और अच्छी बहस उनकी चली। अब देखिए आइडियोलॉजिकल तो दोनों पार्टी डिफरेंट माइंडसेट की हैं और दोनों पार्टीज एक दूसरे को लॉकडाउन करने में लगी रहती हैं। तो लॉकडाउन करने में भी अगर असेंबली सेशन अच्छा चलता है और सर्वसहमति से कुछ बिल पास होते हैं तो मैं समझता हूँ एक वेलकम स्टेप है। और होपफुली अब जब विंटर सेशन यहाँ दोबारा होगा, जब अगला सेशन लगेगा, जब भी लगेगा, तो मुझे लगता है कि और अच्छे से लोगों पीपल सेंट्रिक अप्रोच से बिल्स हैं, चीजें हैं, बाकी बातें हैं, वो डिस्कस होने की उम्मीद जो है। एक रास्ता तो खुला, 1 साल बाद कम से कम एक रास्ते हमवार हुए बातचीत के। और मैं समझता हूँ डायलॉग इज द ओनली वे to redress the grievances of the people, grievances of the political parties, grievances of the honorable MLAs और overall the situation of the union territory। तो एक शुरुआत हुई है। Let's hope कि आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें और अच्छी चर्चाएं होंगी और ये सरकार अच्छी मजबूती से चले, आगे बढ़ती रहे। बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद और कामनाओं के साथ तो यकीनन आगे बढ़ना, यही तो हमारी जिंदगी का असल महत्व भी है। लेकिन साहिल बशीर साहब, जितनी सारी चीजें हुई, एक मरतबा वॉकआउट भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुई, मार्शल के जरिए बाहर भी भेजे गए और उसके बाद इल्जामात भी बहुत सारे लगे। बीजेपी के नजरिए से क्या ये लगता है कि इस मरतबे के सेशन में काम हो पाया, आवाम के मुद्दे पर सरकार सुन पाई और उस मसले पर अब गौर किया जाएगा? देखिए, एक चीज आमिर साहब मैं आपको वाज़ेह तौर बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी चीजें सदन में कही, जो भी क्वेश्चंस उठाए और उसके बाद में अगर किसी की कमांड पे उनको मार्शल आउट किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि आगे वाला बंदा जो है काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है या जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। रही बात, जहां तक मैं अपने काबिल दोस्त आमिर साहब की बात इनकी आकाश साहब की बात सुन रहा था, हाँ। इन्होंने बड़े इल्जामात लगाए भारतीय जनता पार्टी में, हुकूमत में ये हैं, हम अपोजिशन में हैं। चलिए एक मुबारकबाद इनको मैं देता हूं कि इन्होंने कहा कि वहां पर जो क्वेश्चंस उठे वो काम ना करने पे उठे क्योंकि हुकूमत में ये हैं। बहरहाल मैं इनको समझाऊं, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज पूरी आवाम जानती है और आपके इस चैनल के माध्यम से दोबारा से लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे अपोजिशन इस वक्त कम सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो 2 MPs इनके हैं जिनके पास सबसे बड़ा मैंडेट है, उनके सवाल खुद उमर अब्दुल्ला की सरकार और अपनी पार्टी जो उनकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। जो उनके इल्जामात हैं इनके खुद के MPs के, जो उनकी जुबानी के हिसाब से ग्राउंड जीरो पे तो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों के साथ वादे किए थे और जिस तरीके से हमने उनको बताया कि आप वोट दो और हम आपके साथ वो सहूलियात पहुंचाएंगे, हम उसमें नाकाम रहे हैं। और जो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है, बजात खुद जो CM है, वो इंटरेस्टेड नहीं है ये काम करने में, वो सिर्फ पावर हंग्री है और सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे जो है लगे हुए हैं और सिर्फ एक पावर चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस का हो चाहे वो होम का हो। जिस तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ की आवाम की परवाह न करते हुए अपने घर भरे हैं, दोबारा से उनको वही पावर चाहिए। वो उसके लिए बड़ा काम कर रहे हैं हासिल करने के लिए, लेकिन लोगों के काम उनको नजर नहीं आते हैं। ये इनके MPs के ही स्टेटमेंट है, इन्हीं के कहने का, इन्हीं के जो है वोटर्स हैं, उनके बिहाफ पर मैं बोल रहा हूँ। अब भारतीय जनता पार्टी को आप कितना दोष देंगे? आपके उमर अब्दुल्ला साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, खुद स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मुझे स्टेटहुड नहीं मिला मैं रिजाइन करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक धमकी है
ये उनका कोई जो है जाती मसला नहीं है कि वो रिजाइन करेंगे। क्या उन्होंने अपने 40 और 41 जो इनके विधायक हैं उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस की इस बारे में कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं? क्या वो 40-41 बंदे आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, उन्होंने ये कहा कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर ये लगेगा कि लोगों के मसाइल हल नहीं हो पा रहे हैं यूटी के अंडर में रहते हुए, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। सवाल यह है कि अभी तो 4 साल है इनके पास, अगर इनको लगेगा कि अब नहीं हो पा रहा है, अवाम के साथ सिर्फ झूठ फरेब मक्कारी चल पा रही है, या फिर अवाम के मसले हल नहीं हो पा रहे हैं, उनसे वादे किए हुए हल नहीं हो पा रहे हैं, तो रिजाइन कर देंगे। इस तरह की बातें जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। भट्ट साहब, आमिर साहब, एक बात तो वाजिया है कि झूठ मैनिफेस्टो के नाम पे चीट और फ्रॉड लोगों के साथ, इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं दिया। जहां तक आपने बात जो आपने दोहराई कि किस तरीके से इनको क्या करना चाहिए, पावरलेस है या नहीं है, या बिजनेस रूल्स आए हैं नहीं आए हैं, काम करने दे रहे हैं नहीं करने दे रहे हैं, इनका मैं आपको बताऊं कि जो अभी कैबिनेट की जो इनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ है दैट इज 9+1, दैट इज ओवरऑल 10, लेकिन ये 50% पे 1 साल से चला रहे हैं। इसका अंदाजा लोगों को है, लोगों को नजर आता है। जब आप 50% चाह सकते हैं, जो आपके काउंसिल मिनिस्टर्स हैं वो 50% जो आप पास है, जिनको आपने साइड लाइन करके रखा हुआ है और उनको आने नहीं देते हैं, तो दैट मीन्स यू हैव एनफ पावर। अगर आप 50% पे भी सरकार चला रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव एनफ पावर, फिर आप पावरलेस नहीं है। लेकिन मैं आपको वाजिया तो दोबारा बताऊं कि ये जो इन्होंने 50% का जो अनाउंस नहीं किया है कैबिनेट का या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि उनके मुंह में जो है विधायक जो सारे हैं उनके मुंह में टॉफी रखे, और ये जो इनके विधायक हैं उनको बताएं कि बस अगला नंबर आपका है। ठीक है, एक और सवाल भट्ट साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, क्या बीजेपी ये चाहती है या फिर अपोजिशन ये चाहती है कि सरकार मजबूर होकर के गवर्नमेंट से हाथ धो बैठे, कुर्सी से हाथ धो बैठे, और हम फिर दिखा पाए कि कैसे काम होता है वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें? मैं डाउट नहीं कर रहा, मैं जस्ट सवाल है, लोगों के भी ऐसे सवाल बनते हैं। आमिर साहब, मैं आपको मैं फिर इन्हीं का स्टेटमेंट कोट करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी भी, और भारतीय जनता पार्टी के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है, लोग चाहते हैं, इनके लीडर्स चाहते हैं। तो 2 ही एमपी वहां के श्रीनगर, बडगाम और अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के। आपके 2 बड़े एमपी जो जीत कर आए हैं, इन सारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आए हैं, जिन्होंने आपको जितवाया, क्योंकि आप तो खुद एमपी के इलेक्शन हार के आ गए वहां से, इंजीनियर रशीद से, लेकिन ये जीत के आए, और ये इनका सबसे बड़ा मैंडेट है। हालांकि हकीकत यह है कि ऑन ग्राउंड वर्क करना, एक स्टेट को चलाना, यूटी को चलाना, और प्रैक्टिकली उस चीज को करना, और एक ख्वाहिश रखना कि जो वादे किए थे उसे पूरा किया जाए, ये दोनों चीजों में थोड़ा फर्क है। लेकिन खैर, चूंकि यहाँ पे जेकेएनसी के लीडर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, आकाश वर्मा साहब, आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, आपने जी। मैं ये अभी साहिल बशीर साहब को आप सुन रहे थे। साहिल बशीर साहब ने जितनी चीजें कही है उसमें एक चीज तो साफ तौर पे समराइज किया जा सकता है कि दरअसल ये हुकूमत कुछ करना ही नहीं चाहती, इसी वजह से अवाम खुद ही चाहती है, इसके लीडरान खुद ही चाहते हैं कि अरे भाई साहब हुकूमत छोड़ो, आप दूसरों को जिम्मेदारी लेने दो और फिर देखो काम कैसा होता है। एडिशन के आज एलजी साहब ने जो साफ तौर पे एक स्टेटमेंट दिया है कि सरकार झूठ मूठ का स्टेटहुड का बहाना कर रही है, अदरवाइज सरकार के पास सब कुछ है करने के लिए, तो लोगों को गुमराह करना बंद करे उमर सरकार। आकाश वर्मा साहब, देखिए आमिर जी, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो मुझे ये कहने में इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक यू टर्न पार्टी है, क्योंकि इन्होंने जो भी बात कही, चाहे वो इनके अपने, क्योंकि आज ये हमारे मैनिफेस्टो पे सवाल उठाते हैं या हमारी पिछली 1 साल की कारकर्दगी पे ये सवाल उठाते हैं। मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूं कि आपने सत्ता में आने से पहले जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, क्या आप उसे पूरा कर पाए? आपने जो यहाँ पर 15-15 लाख रुपया हर अकाउंट में डालने का वादा किया था, क्या आप उसको पूरा कर पाए? आपने यहाँ पर और महंगाई को कम करने का, करप्शन को खत्म करने का तो बड़ी इन्होंने लंबा चौड़ा एक प्रचार किया था अपने फेवर में हुकूमत में आने से पहले। तो आज मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपकी तो टॉप लीडरशिप ने ये वादे किए, तो आप आज तक तो ये
भारतीय जनता पार्टी उसमें यू टर्न ले लिया। जहां तक स्टेट, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो इन्होंने जब हमने पार्लियामेंट में और जो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आवाज उठाई स्टेटहुड को लेकर, तो इन्होंने खुद कहा कि देयर इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, फर्स्ट इज द डिलिमिटेशन, सेकंड इज इलेक्शंस एंड थर्ड इज द स्टेटहुड। लेकिन अब वो दोनों प्रोसेसेस हो गए, लेकिन तीसरा जो प्रोसेस है जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम की जो एस्पायरेशंस हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो उसमें इन्होंने फिर यू टर्न ले लिया। तो ये टोटली एक यू टर्न पार्टी है। तो आज अगर ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप अपनी कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं कर रहे, मैं इनको ये याद दिलवा दूं कि जो आपने लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ वादा किया था, आप उसको फुलफिल कीजिए। आपने तो स्टेटहुड का वादा किया। अभी फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने, अगर मान लीजिए जिन जिन चीजों की बात आपने कही है उसमें पूरे मुल्क के लोग इस बात का सवाल पूछ सकते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन सवाल यह कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा हुकूमत है, 1 साल से जो कुछ हो रहा है उसके लिए अवाम कहीं न कहीं आपसे सवाल करना चाहती है। और सवाल इस वक्त यही है कि जो कुछ हो रहा है, क्या ये दिखा देना कि असेंबली में सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है, और अपोजिशन के किरदार पे सवाल या निशान खड़े कर देना। क्योंकि मिसालों के जरिए अगर मैं बताना चाहूं, बिजली पानी बेसिक मुद्दे, किसानों के मसले, लैंड वाला मुद्दा, ये बुलडोजर वाला मुद्दा, इस तरह के जितने भी मामले हैं सब के सब कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़े हुए हैं और अब तक उस मसले पर कुछ भी नहीं हुआ। तो लोगों का भी ये कहना है कि ये सरकार या तो ये साफ तौर पे कह दे कि हम करना नहीं चाहते, क्योंकि बड़े से बड़े बीजेपी के लीडर, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग और सब, अब तो आपके अपने लोग भी ये कहने लगे हैं कि आपकी नियति ही नहीं है कि हम कुछ कर पाएं या करना चाहें। अगर करना चाहेंगे तो सब कुछ जरूर हल हो जाएगा। देखिए आमिर जी, भट्ट साहब का ये कहना है, भट्ट साहब को अभी आप सुन पा रहे थे। जी, मैंने इनकी सारी बात सुनी है, मैं इस पे रेस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। देखिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए अगर सरकार इंजन का काम करती है तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होता है वो एक तरह से स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर का काम करता है। अगर वो स्टीयरिंग और एक्सेलरेटर एक अनइलेक्टेड, एक अपॉइंटेड आदमी के पास है जो डेलिबरेटली चाहता है कि इस सरकार को नाकाम करने की पूरी कोशिश की जाए, तो आप मुझे बताइए कि सरकार चलाना आसान होगी या मुश्किल होगी। लेकिन फिर भी मैं दाद देता हूं अपनी क़यादत का, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की दाद देता हूं कि किस तरीके से, किन सर्कमस्टांसिस के बीच में भी हम लोगों की एस्पायरेशंस पे पूरा उतरने का काम कर रहे हैं। लोगों की जो पिछले 10 साल से जिस आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एलजी लेड एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, हम उसको पुरजोर तरीके से उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं और उसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि लोगों की आवाज उस ऐवान तक पहुंचे। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं बात करूं कि अगर हम इनकी मंशा पर जाएं कि अगर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से हमें बड़ा प्यार है, लेकिन जम्मू कश्मीर से अगर प्यार होता तो क्या आज भी 1 साल से, पिछले 10 साल से तो इन्होंने हमें महरूम रखा, लेकिन आज एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होने के बावजूद भी ये अपनी ही किए हुए वादे के ऊपर यू टर्न ले लेते हैं। सर, तो मैं काज़मी साहब से आप एक मिनट लूंगा, काज़मी साहब आपका, माफी के साथ। वर्मा साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं। देखिए, अभी एक एक करके मैं मिसालों के जरिए मैं आपसे बात करना चाहता हूं। अभी फ्लड का मसला उठाया था और लोगों की जो परेशानी और उसका मसला बीजेपी के एमएलएज ने उठाया था, उस पर सरकार ने किसी भी तरीके से बात भी करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। पीडीपी ने भी लैंड वाला मसला उठाया था, प्रोटेक्शन वाला, ग्रैबर वाला, वो वाला मसला उठाया था, जिसपे आप दोनों ने यू टर्न ले लिया और 2 ही हाथ असेंबली में खड़े हुए। उसके बाद किसानों के बहुत सारे मसले, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए मसले, सड़क डेवलपमेंट से जुड़े हुए मसले, जिसमें कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार थे और बीजेपी भी जिम्मेदार थी। तो जहां पे भी आप दोनों जिम्मेदार नजर आए वहां पे किनारा कशी अख्तियार करते नजर आए और साफ तौर पे उससे बात करने से उस पर बात करते नजर नहीं आए। सवाल सिर्फ इतना है कि चाहे वो 678 हो या फिर जितने भी सवाल असेंबली के अंदर रखे गए और उसका जवाब दिए जाए, लेकिन मसला यह है कि कितने भी सवाल या कितने भी जवाब आ जाएं, हल कितने हुए हैं वो लोग जानना चाहते हैं। देखिए अमित जी, मैं आपको बताऊं कि एक जम्मू कश्मीर जिस एक दौर से गुजर रहा था, एम आई ऑडिबल? जम्मू कश्मीर जिस दौर से गुजर रहा था उसको
प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी था और सही प्लेटफॉर्म पे लाना। मैं आज समझता हूं कि आज लोगों की अपनी चुनी हुई सरकार है। जहां तक जो पिछले 10 साल का कार्यकाल इनका रहा, जिसको ये डबल इंजन की सरकार भी कहते थे और फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की सरकार भी कहते थे, तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के हालात यहाँ पर पिछले 10 साल में पैदा किए, आज हमें विरासत में जो चीजें इन्होंने दी, तो जगह जगह जो मैं आपको अगर पानी की बात करूं तो JJM स्कीम इन्होंने लाई। वहां वो एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक स्कैम है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, क्योंकि वो जो लोगों का पैसा उनकी जेब से निकाला गया, कॉन्ट्रैक्टर्स ने वो परचेज किया, लेकिन आज भी वो पाइपें सड़कों पर पड़ी हैं और वो सड़ रही है, किसी के पास एक बूंद पानी नहीं मिला। उसी तरीके से इन्होंने एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बड़ा एक तूफान लाने की बात की थी, लेकिन मैं आपको बताऊं आज एम्प्लॉयमेंट के मामले में जम्मू कश्मीर जो है वो पूरे, अगर मैं मुल्क की बात करूं तो उससे उसकी कगार डबल है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो जो हमारी अच्छी भली चलती हुई फुल फ्लेजेड जो इंडस्ट्री थी उसको शट डाउन कर देने का काम किया और बड़े जबरदस्त घोटाले वहां पर हुए। अगर मैं इनसे सवाल पूछूं कि अभी जो इंडस्ट्री का 28,000 करोड़ रुपए का पैकेज आया था उसका हिसाब किताब दीजिए, तो इनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब NC की जानिब से भी नहीं आया और बीजेपी की जानिब से भी नहीं आया। इसी वजह से मैं काज़मी साहब इस सवाल का जवाब आपसे लेना चाहता हूं। हमारे दायरे में जो चीजें हैं हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं पूछ लेता हूं, बीजेपी के लोगों ने साफ तौर पे नाम लेकर के क्या इल्जाम नहीं लगाया कि इसमें जमीन घोटाला मामले में या फिर जितने भी जमीन माफिया से जुड़े जमीन माफिया जितने भी हैं उनमें कहीं ना कहीं सरकार को सीधा सीधा फायदा पहुंच रहा है और सरकार के लोग ही हैं जो इन तमाम तर चीजों में किसी न किसी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, उनका नाम भी है, सबूत भी है, असेंबली में यह बात भी आई थी, तो सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? देखिए, जमीन की जहां तक बात है तो ये जो बिल था ये PDP द्वारा आया गया, लेकिन इसे हमने सिरे से खारिज किया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं, देखिए हम जिस एक यूनियन टेरिटरी के सेटअप में बैठे हैं, यहाँ पर 2019 को जितने भी लॉज थे और जितने भी यहाँ पर जो लीगल दायरे थे उसमें एक तब्दीली आई थी। आज हम जिस यूनियन टेरिटरी के दायरे में बैठे हैं उसमें हमारे लिए दोबारा से उसको रिवर्स करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन हमने फिर भी आपके लिए पॉसिबल भी नहीं है, यही काम तो खैर बीजेपी को करना है और बीजेपी के लिए मैं आऊंगा उनकी तरफ, साहिल बशीर साहब की तरफ। काज़मी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। कई सारे सवाल जो मैं अभी पूछ रहा था साहिल बशीर साहब से भी और वर्मा साहब से भी, उसकी वजह यह थी कि अवाम इस पे बहुत ज़्यादा बात करती है या फिर जानना चाहती है। जितनी सारी मिसालें हमने दी और असेंबली की तमाम तर चीज़ों को समराइज करके आप इस चीज़ को नज़र में रखिए और मैं आपसे समझना चाहता हूं। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के मामले में जिसमें भी जो जिस चीज़ में गुनहगार है वहां पे वो बिल्कुल लीन हो जाता है और उस पर बात नहीं करता और खामोश हो जाता है, या फिर ये कहिए कि दूसरे तरीके से वक्त गुजारी के लिए एक लंबा वक्त एक अलग रुख में चला जाता है, लेकिन जहां पे दूसरे की गलती सामने आती है वहां पे उसे घेरने की कोशिश होती है। ठीक, इल्जाम तराशियां चलती रहेंगी, लेकिन असल मुद्दा वही है कि इन तमाम तर चीजों से होगा क्या? अवाम के मसले तो जूं के तू रहेंगे। देखिए सर, जबकि ये सरकार बनी है और जैसा मैंडेट जम्मू कश्मीर के लोगों ने सरकार को, जो सरकार बनाने में जिन जिन पार्टियों को, सब पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, वो एक रिमार्केबली एक नया ट्रेंड था जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह का पीस प्रवेल करवाने में मरकज का यहाँ इंडिवर रहा पिछले 10 सालों में, वो भी रिमार्केबल था, कोई उसमें दो राय नहीं है। और लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने में, लोगों को कॉन्फिडेंस बहाल करने में और उस बुलेट से बैलेट में 70% तब्दील करने में, वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, उसमें जो काम हुआ वो रिमार्केबल था। सरकार बन गई, कैसी बनी, लोगों की विल है जो प्रवेल हो गई। लेकिन मानना यह है, चाहत तो यही थी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, क्योंकि मरकज में भारतीय जनता पार्टी थी। कोशिशें तो यही होती हैं कि हमारी सरकार बने, हर पार्टी चाहती है हमारी सरकार बने, क्योंकि मरकज में जिस तरह से सरकार चल रही थी और जिस तरह से काम वो जम्मू कश्मीर में कर रहे थे, और 50 पार का जो आंकड़ा ये कह रहे थे वो पार नहीं हुआ, क्योंकि लोग सरप्रिय होते हैं किसी भी जमहूरी निजाम में। और यहाँ पोलराइज इलेक्शन हुई और पोलराइज इलेक्शन में किस पार्टी को क्या मिला वो आपके सामने है। लेकिन जब सरकार बन गई तो मुझे लगता है कि हम एक जमहूरी निजाम में रहते हैं और एक मजबूत जमहूरियत की सबसे खूबसूरत निशानी ये होती है कि मैंडेट
जो होता है लोगों का, उसको सलाम किया जाए। सर अगर आप पहले का मुआवजा अभी से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई मैं खुद ये कहूंगा कि इससे बेहतर और क्या हो सकता है इस वक्त जो कुछ चल रहा है। सवाल ये 2-3 चीजें जो मैं खासतौर पे इशारा, मैं बार बार उस चीज को निशाना बना रहा हूं, किसान कर्ज के लिए क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है उसकी माफी का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। असेंबली में खासतौर पर सरकार ने बोला। लैंड वाला मसला जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, एक तो भूमाफिया ग्रैबर्स वाला मामला है और दूसरा प्रोटेक्शन वाला मामला, दो अलग अलग मामले, एक को बीजेपी ने उठाया, दूसरा जो है पीडीपी ने उठाया। मैं उस पर भी देखता नजर आ रहा हूं कि उस पर भी कोई बातचीत नहीं हो पाई और सरकार और बीजेपी साफ तौर पे साइडलाइन हो गई या फिर कोई हाथ असेंबली में उठा ही नहीं। मुमकिन है कि ये इस बात में कोई दम ना हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पीडीपी ने कुछ किया तो बहुत बड़ा होगा या फिर बीजेपी ने किया। उसके अलावा जितने भी मामले हैं खासतौर पे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, उसमें अवाम के जो मसले हैं सर, जितने भी मसले हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार और अपोजिशन दोनों बचती हुई नजर आई है। यानी किसी को भी आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि हाँ ये एक सिमत में, अवाम की सिमत में जाता हुआ एक रुख है। देखिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो असेंबली जी है, उसका जो पहला बुनियादी जो ढांचा था वो यही है कि हम सरकार नहीं चलने देंगे। पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के साथ दो पैरेलल जो पावर हाउस है सरकार के, जिसको हम एक एलजी ऑफिस कहते हैं और तीसरा एलओपी ऑफिस कहते हैं। ये आपको मानना पड़ेगा, ये ऑन ग्राउंड दिख रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोग इस पे चर्चा करते रहते हैं। अभी 1 साल हो गया, आपने डिफाइन ही नहीं किया कि कैबिनेट की कैसे इख्तियारात रहेंगे टू गवर्न द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज फार एज कैबिनेट इज कंसर्न, और ऑनरेबल एलजी के डोमेन में क्या क्या है वो बिजनेस रूल अभी तक आपने सर ये कौन करेंगे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ना। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी सर, ये ऑनरेबल एलजी इज द मेन ब्रिज। एलजी वर्सेस उमर सरकार के दरमियान पावर का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह जितने मसले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं, इसका हल कौन करेगा? मैं जो आपसे कह रहा हूं कि आप देखिए कि जब कुछ चीजें लॉ और होम जो है ऑनरेबल एलजी के पास है, एलजी इज द मेन ब्रिज। आज भी एलजी साहब जो पब्लिक रैली को एड्रेस कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के वहां पे, तो वो यही उनके स्टेज पे मैं जो देख रहा था, उनके बीजेपी के हुक्मरान और लोग वो वहां और चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे थे। अब आप देख लीजिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की सेलिब्रेशंस में या तो एलजी साहब हो साथ या चीफ मिनिस्टर उनके साथ बैठे और उनका चीफ सेक्रेटरी साथ बैठे, तभी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज स्थिति में जाता है। जब एलजी साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी के एलओपी और उनके राज्यसभा के नॉमिनी बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि सरकार जो है वो ड्रामेबाजी करती है, उनके पास सब कुछ है, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है वो बिजनेस रूल की दुहाइयां दे रहा है एक पहले दिन से, और 3-4 रेजोल्यूशन भेजता है, 3-4 की रेजोल्यूशन। दैट्स द पॉइंट। यही तो मैं सर कहना चाह रहा हूं बार बार कि एलजी साहब कुछ और कह रहे हैं, सीएम साहब कुछ और कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्टेटहुड रिस्टोर हुए बगैर कोई काम नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट पावर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बैलेंस क्या होगा वो समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ एलजी साहब का जो आज का स्टेटमेंट है वो अपने आप में एक अनोखा बयान है। तो सवाल ये है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस चीज के लिए, मैं आपसे समझना चाहता हूं कौन सच बोल रहा है। अवाम दोनों तरफ गुमराही के शिकार हो रही। देखिए अवाम बेहतरी से जानती है, बेहतर तरीके से जानती है, और जो बुद्धिजीवी क्लास है जम्मू कश्मीर की वो भी बहुत अच्छे ढंग से समझते हैं कि हर कोशिश की जा रही है कि नई सरकार का ढांचा जो है वो आपके सामने आ जाए। हम अंदर की बातों पे नहीं ज्यादा डिटेल में जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लेकिन सरकार बिल्कुल किसी वक्त रात को सुबह किसी तरह गिर जाए और एक नई पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जम्मू कश्मीर में बने, चाहे वो जानबूझ के दुखी होकर छोड़ दे, चाहे उनको रुला के छोड़वा दो, जैसे भी होगा सरकार। ये पहली बार नहीं होगा, इससे पहले भी बहुत बार हुआ है, लेकिन वो साइलेंट मोड पे हो जाता था। इस वक्त जो दिशा हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में वो नॉन गवर्नेंस की इसलिए है क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है। अगर आप डिफाइन करेंगे नहीं, और ये जो आप बात कर रहे हैं 2 एमपीज आपके जनाब मेरे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त बोल रहे थे, 2 एमपीज जो है वो सर्वसहमति, दोनों एमपीज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैडर के हैं और दोनों एमपीज जो है उनकी कैंपेनिंग के हिसाब से जीते हुए हैं। एक एमपी तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहता था, जिसको मियां अल्ताफ साहब कहते हैं, और जबरदस्ती उनको इलेक्शन लड़वाई गई और जितवाया गया और सबसे लंबे मार्जिन से वो जीते हैं, और वो
उनके वालिद हुजूर सब नेशनल कॉन्फ्रेंस कैडर से हमेशा वाबस्ता रहे। उनके बेटे जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए। राहुल्ला साहब जो है जितने मर्जी रिलीजियस लीडर बन जाए, रिलीजियस पॉलिटिक्स इकट्ठे नहीं चलती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़के हमेशा जीतती हैं, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में। तो आप रेबलिंग जो आप देख रहे हैं, विद इन रेबलिंग जो है, इसके भी बहुत सी वजूहात है जो हम चर्चा अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि अगर एक ढांचा दिया, इलेक्शन हुई, पीस प्रिवेल किया, अमन का आपने सब माहौल बना दिया, तो साहब सब चीजें साजगार माहौल पे चलनी चाहिए। जिस तरह से असेंबली सेशन में कुछ रेजोल्यूशन पास हुई और एक रेजोल्यूशन लोगों के हितों की है, अगर कोई रेजोल्यूशन रह गई तो उसको अगले सेशन में लाइए। बिल्कुल उस पर अगले सिमत में बात हो। साहिल बशीर साहब, एक चीज जो मैं शायद भूल जाऊं, जहन से निकल जाए, फिर मैं काज़मी साहब की तरफ माफी के साथ आ जाऊंगा। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता, क्या कोई पावर ऐसा चाहता है कि हुकूमत गिर जाए और न्यू डिस्पेंसेशन कायम हो? मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, मैं साहिल बशीर साहब से जानना चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं। साहिल बशीर साहब, भारतीय जनता पार्टी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि सरकार गिरे। जैसे कि हमारे जितने भी लीडर्स का आपने स्टेटमेंट सुना होगा, उन्होंने यही कहा कि हमें ऑपोजिशन में ही रहने दीजिए, हम ऑपोजिशन में ही ठीक है, लेकिन हुकूमत को काम करना पड़ेगा। जो झूठ आप बोल रहे हो, जिसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है, अब बहरहाल मैं फिर कोट करूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी अब कम, लेकिन इनके खुद के विधायक बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और कहीं कहीं जो राज्यसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाली, उसके बाद काफी डिबेट्स हुए, काफी चर्चाएं हुई, काफी ट्वीट्स हुए, सोशल मीडिया भी भरा पड़ा था कि ये 4 लोग कौन थे। तो मैं समझता हूं इतना काफी है समझने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो इस वक्त किस कतार पे खड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं फिर कोट करूंगा उमर अब्दुल्ला साहब का जो स्टेटमेंट है कि मैं रिजाइन करूंगा अगर स्टेटहुड नहीं आया। मैं फिर कहूंगा कि ये जो धमकी वो दे रहे हैं, ये सिर्फ एक अपने लिए वो फील्ड तैयार कर रहे हैं, बिकॉज उनको इंटरनली पता चल गया है he will be taken down by his own MLAs। नहीं साहिल बशीर साहब, देखिए, मैं आपकी या पार्टी की नीयत पे सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल सिर्फ इतना करना चाहता हूं, चाहे उमर साहब ये कहें कि मैं हुकूमत छोड़ दूंगा अगर इस तरह की चीजें नहीं हुई, या फिर अपोजिशन चाहे या ना चाहे, कुल मिलाकर के मामला, चाहे अपोजिशन हो या सरकार, सब यही चाहती है अवाम की भलाई। अगर हुकूमत गिर भी जाएगी तो कल होकर के आपकी बनेगी, पीडीपी की बनेगी, जेकेएपी की बनेगी, जेकेपीसी की बनेगी, या दूसरी पार्टी की बनेगी, या एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी। ओवरऑल मोटो यही होगा अवाम की भलाई। ये यहां तक तो राइट है। अब सवाल यह है कि अगर हुकूमत गिर भी जाती है किसी भी वजह से, जहां पे रोड़ा अटका हुआ है, जहां पे परेशानी है, उसे मिलकर के सर आप लोग हल क्यों नहीं कर लेते हैं? क्योंकि इतने 1 साल हो गए, लोगों का जो लंबा इंतजार था वो अभी भी इंतजार की सूरत में है और कोई भी मसला हल नहीं हो रहा। चाहे हम उमर सरकार को बुरा भला कहें या फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा भला कहें, सवाल सिर्फ वही है कि काम नहीं हो रहा। आमिर साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि काम क्यों नहीं हो रहा है जी। काम इसलिए नहीं हो रहा, जैसा आपने कहा, सरकार गिराने की या बनाने की बात नहीं है, बात है लोगों तक उनकी सहूलियातें पहुंचाने की। बात है जो आपके इख्तियारात है, जो आपके इख्तियार में है, और आपके ईगो और आपके एटीट्यूड की वजह से लोग सफर कर रहे हैं। आपने जहां पे एलजी साहब के पास जाना है, क्योंकि आपने नहीं, उन सभी का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का मानना भी है कि स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पे आप दोनों खेल रहे हैं, यानी कि सरकार और अपोजिशन मिलकर के, खासतौर पे बीजेपी और एनसी। उमर साहब ने इलेक्शन लड़ा है यूटी में, उनका ही स्टेटमेंट कोटेड है उनसे पहले, इलेक्शन से पहले, कि मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़े हुए 2 सीटों पे। यानी कि उनको अपने इख्तियारात पूरी तरह पता था कि मेरे पास क्या इख्तियारात है, मुझे क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो बनाया तो मैं समझता हूं उनको अपने मैनिफेस्टो में लिखना चाहिए था कि मैं ये सारी चीजें, प्रोमिस जो कर रहा हूं, जो लोगों के साथ वादे कर रहा हूं, दीज आर सब्जेक्ट टू स्टेटहुड। मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैं सिर्फ नाम का बनूंगा और तब तक रहूंगा जब तक मुझे स्टेटहुड नहीं मिलता, और उसके बाद में जब मुझे पावर मिल जाएगा, जब मुझे स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, उसके बाद में आपको डिलीवर करूंगा। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही। अब छोटी सी बात है, एक मीटर, एक गरीब के मीटर की बात है। आपका इलेक्शन के दौरान ये कहना कि ये जहलम में बहा देंगे, दरिया में बहा देंगे, ये मीटर लगा देंगे, और आज एक कैटेगरी जो बीपीएल, हालांकि आपने तो सब ने बीपीएल कैटेगरी में से
कैटेगरी निकाली कि जो रीजनल सेंट्रल थोड़ी नीचे आती है उनको बोला कि आप 200 यूनिट फ्री कर दूंगा। और उसके बाद में आप ही का स्टेटमेंट ये आता है कि नहीं पहले आप सोलर लगाओ। 1 साल पहले आपने वो कर दिया, 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि पहले इनको 2.5 लाख का सोलर लगाना है, उसके बाद मैं इनको दूंगा। खुदारा मुझे एक चीज बताइए, आप अपने ही स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। क्या यहाँ पे लोग समझते नहीं है आज सोशल मीडिया का जमाना है। उमर साहब वो जमाने गए जब सुबह अखबार पढ़े जाते थे। आज आप यहाँ पे बात करते हैं वो 5 सेकंड में हर बच्चे से लेके बूढ़े इंसान तक उसके हाथ में होता है। आप अपने लिए खुद आपने कुआं खोदा है, उसको भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे नहीं हो पाता है, सुझाव देते हैं उनको अपने सुझाव। मैं एक जवाब आखिर में ले लेता हूं। आकाश वर्मा जी मैं आपकी तरफ आता हूं। देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी की बात भी नहीं हो रही है, मैं करूंगा भी नहीं आपसे। और आवाम चाहे आपको गलत समझे या सही समझे, या कोई भी शख्स जो आपसे सवाल करेगा वो आपको सही और गलत के तराजू में तौलेगा भी नहीं। वो सिर्फ ये उम्मीद करेगा कि क्या अगर स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता है जैसा कि आपकी डिमांड है, लोगों की डिमांड है, तो क्या ये सरकार काम नहीं करेगी। दूसरा, अगर आप मान लीजिए कि गद्दी से हट जाते हैं, कुर्सी छोड़ देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि लोगों का भला हो जाएगा इस चीज से? देखिए आमिर जी, आपने इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनकी पूरी जो बात थी 4-5 मिनट की, उसमें इन्होंने कम से कम 3 बार जिक्र किया कि उमर अब्दुल्ला साहब सरकार छोड़ दें। तो हाँ। मैं ये बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी ना किसी तरह से इस सरकार को फेल करने का काम किया जाए या इस गवर्नमेंट को गिराने का काम किया जाए। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अगर इतिहास आपके सामने रखूं तो इन्होंने जो किया, जहां जहां पर भी सरकारें बनी चुनी हुई, इन्होंने उन सरकारों को गिराने का काम किया। चाहे वो कर्नाटका की बात हो, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो पौंडीचेरी की बात की हो, तो ये इनका इतिहास ये बताता है। और ऐसे जीन्स इनके अंदर हैं कि कहीं पर भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ये टॉपल कर सकते हैं। तो ये पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ऐसे हालात बने। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, मैं चूंकि जो चीज आपने कही है उससे साफ जाहिर एक चीज जरूर हो गया, चूंकि वक्त की किल्लत हमारी। 30 सेकंड में काजमी साहब इतना बता दीजिए हमें, जो आपकी खासतौर पर मैं चाहूंगा कि इस पे आप जरूर इस पे हमें बताएं, कुछ रोशनी डालें कि क्या वाकई ये जो चीजें चल रही है उसमें अवाम नाउमीद हो जाए या उम्मीद ही न रखे। क्या अब अवाम ये सोच ले कि इन दोनों की, यानी कि सरकार वर्सेस बीजेपी लेड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान जो चल रहा है कश्मकश, उसकी वजह से अब हमारा कुछ हो नहीं पाएगा बहुत ज्यादा, तो ज्यादा उम्मीद न रखे अवाम। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, लगता वही है और वही सच है। लेकिन दुआ कीजिए कि चले, क्योंकि अगर आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट करेंगे कि आप लोगों के मैंडेट का गला घोटने की कोशिश करेंगे क्या, या जमहूरियत की उन तर्जों पे जो सरकारें बनती हैं उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे और एक नया पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन लाने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छा होगा या बुरा होगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोई भी ऐसी शुरुआत जिससे कि जमहूरियत और लोगों के जो एस्पायरेशंस हैं उनको धक्का पहुंचे, मैं समझता हूं उसको करने से पहले 10 बार उन हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि आफ्टर ऑल वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। जितना लोगों का जज्बात है उनको आगे लेके चलने में मरकज का बहुत बड़ा रोल था, है और रहेगा। और सारे लोग जो है जानते हैं, आज कोई भी बात, जैसे हमारे किसी भाई ने कहा कि सब चीजें सोशल मीडिया पे, सब चीजें आपके मोबाइल पे है, तो हर चीजों का विचार विमर्श होता है। लेकिन यह है कि जबरदस्ती कुछ चीज ने थोपने की कोशिश करेंगे, जबरदस्ती किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उससे आपको तो वक्ती तौर पे फायदा शायद हो जाए 2-4-6 महीने, लेकिन लॉन्ग टर्म में आवाम का नुकसान होगा और स्टेट का नुकसान होगा। बड़ी बात कह दी आपने। और यकीनन आज ढके छुपे अल्फाज में ही सही, लेकिन जो चीजें हम सभी की जुबान से निकली उसमें 1-2 चीजें साफ है जिस चीज को आवाम को समझना होगा, और अपोजिशन और सरकार को, क्योंकि अपोजिशन और सरकार वो आवाम के नुमाइंदे बराबर के हकदार हैं। और चाहे वो सरकार में हो या ना हो, अगर वो सिर्फ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, असेंबली में उनका कोई किरदार है या हुकूमत में कोई किरदार है या अपोजिशन में कोई किरदार है, तो यकीनन वो भी बराबर के मुजरिम गर्दाने जाएंगे अगर कल होकर के उनके इलाके या लोगों के मसाइल हल नहीं हुए। तो उम्मीद है कि सभी के सभी लोग, चाहे वो अपोजिशन या सरकार में हो, इस बात को समझेंगे और लोगों के मसाइल हल करेंगे। आकाश वर्मा जी, बहुत शुक्रिया तमाम तर बातचीत के लिए। ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन जितनी भी बात हुई अवाम उन तमाम तर चीजों से बेहतर फैसला करेगी। साहिल बशीर भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुहेल काज़मी